फ्रेंड्स, हम आज देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिनिस्ट्रीज। कल हमने पढ़ा था कि हमारे इंडिया के अंदर टाइप ऑफ लॉज क्या है, लॉ बनता कैसे है, लॉ को एनफोर्स कौन करता है। लॉ को एनफोर्स करने वाला होता है एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव के अंदर काम करते हैं मिनिस्ट्री, जिसमें से एक मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, वित्त मंत्रालय, जो कि इंडिया की ट्रेजरी है और इंडिया की इकोनॉमी को लेकर ही कंसर्न है। अगर मैं पर्टिकुलरली बात करूं तो ये टैक्सेशन, फाइनेंशियल लेजिस्लेशन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, कैपिटल मार्केट, सेंट्रल एंड स्टेट फाइनेंसेस, यूनियन बजट, इनको लेकर ये कंसर्न है। और जो यूनियन बजट है वो इसको प्रेजेंट करना इसका सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन है। अगर आप एक सीए हैं तो आपकी डे टू डे वर्क लाइफ को इम्पैक्ट करने को जो ये मिनिस्ट्री है वो इसके जो डिसीजंस होंगे, इसके जो प्रोक्लेमेशन होंगे वो काफ़ी इम्पैक्ट करेंगे। ये मिनिस्ट्री इतनी इम्पोर्टेंट है कि कुछ मिनिस्टर्स हमारे फाइनेंस मिनिस्टर के पोर्टफोलियो को भी प्रेफर करना पसंद करते हैं, को अपने होल्ड करना that many ministers have preferred to hold a portfolio of finance ministers also. जैसा आपको मैंने कहा कि इसके कुछ फंक्शंस में सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन है हमारा बजट को प्रेजेंट करना। और जो ये हमारा इवेंट होता है, जिस दिन भी जो इसका दिन होता है, जिस दिन हमारा जो बजट को ये प्रेजेंट करते हैं वो दिन का सब इंतजार करते हैं, चाहे कोई प्रोफेशनल्स ही क्यों ना हो, चाहे वो कोई एक कॉमन मैन क्यों ना हो, क्योंकि इससे उन्हें पता लगता है कि आने वाले साल में टैक्स का रेट क्या होगा और आने वाले साल में कहाँ पे बजट का एलोकेशन ज्यादा होगा। सबसे हाईएस्ट यूनियन बजट को प्रेजेंट किया है श्री मोरारजी देसाई, और ये एक सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है, अगर आप एग्जाम में लिखने को आ भी सकता है, जिन्होंने 7 इयर्स के अंदर 10 बजट पास किए हैं। 7 इयर्स जैसे कि 1962 एंड 1969। उसके बाद आते हैं हमारे श्री पी चिदम्बरम, जिन्होंने 9 बजट्स। उसके बाद श्री प्रणब मुखर्जी, जिन्होंने 8 बजट्स। श्री यशवंत सिन्हा 8 बजट्स एंड डॉक्टर मनमोहन सिंह 6 बजट्स को प्रेजेंट किया है। इन जो मिनिस्टर्स इनका सबसे हाईएस्ट है लिस्ट पर। हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है वो एक एपेक्स कंट्रोलिंग अथॉरिटी है चार्ज सेंट्रल सिविल सर्विस की, जो कि IRS, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस, इंडियन इकोनॉमिक सर्विस एंड इंडियन सिविल अकाउंट सर्विसेज। इन्हीं के साथ साथ ये इंडियन कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट सर्विस की एक एपेक्स कंट्रोलिंग अथॉरिटी भी है। अब हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है उसके अंदर हमारे कुछ डिपार्टमेंट्स हैं। अब उनके डिपार्टमेंट को हम देखते हैं। सबसे पहला डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। सेकंड है डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर। थर्ड है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। फोर्थ है डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। फिफ्थ है डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट एंड सिक्स्थ इज डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस। इन सब के आपको सिर्फ नेम ही याद रखने हैं, इनके बारे में ऐसा कुछ आपके बुक के अंदर कोई डिटेल नहीं दी गई है, और पर लेकिन ये नेम ज़्यादा बड़े इम्पोर्टेंट भी है। Now the chance come to Ministry of Corporate Affairs। जो ये हमारी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है, तो MCA ये इंडियन गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री है ऑब्वियसली, और फ्रेंड्स ये कंपनीज एक्ट, LLP एक्ट, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, इन सबको ये देखती है, जो कि हमारे जैसे it is responsible mainly for the regulation of the Indian enterprises in the industrial and service sector। जो हमारे इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर है उसके अंदर जो हमारे एंटरप्राइज काम करते हैं उनको ये मेनली रेगुलेट करती है। जो हमारे ICLS कैडर है उसमें जो सिविल सर्वेंट्स हैं इस मिनिस्ट्री को मेनली वही रन करते हैं, और जो इसके ऑफिसर्स होते हैं वे इलेक्ट किए जाते हैं थ्रू सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस, जो कि UPSC करवाता है, यानी यूनियन पब्लिक सर्विसेज कमीशन। सबसे हाईएस्ट पोस्ट है DGCOA,
and Director General of Corporate Affairs is fixed at apex scale for ICLS. अब आती है बारी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी गृह मंत्रालय। ये हमारी जो इंडिया की जो इंटरनल सिक्योरिटी है, हमारी डोमेस्टिक पॉलिसी है, उसको ये देखती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो मिनिस्ट्री है ये ऑब्वियसली, और साथ ही साथ हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स इसको हेड करते हैं, मतलब उसके हेड है। अब इसमें आती है 6 डिपार्टमेंट्स। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर 6 डिपार्टमेंट्स है। पहला है डिपार्टमेंट ऑफ बॉर्डर मैनेजमेंट। हमारे जो बॉर्डर एरियाज है उनकी जो मैनेजमेंट करना है कि कहाँ पे कितने सैनिक रखने हैं, कहाँ पे कैसे उनके देख रहे, कहाँ पे टैंक्स वगैरह, मिसाइल्स वगैरह जो भी है वो ही देखती है। डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी यानी इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट, स्टेट के अंदर और स्टेट के बिटवीन स्टेट्स में का जो सिक्योरिटी को देखता है वो है डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी। और क्योंकि हमारा जम्मू कश्मीर और लद्दाख एरिया काफी सेंसिटिव एरिया है, उधर पाकिस्तान भी है, चाइना भी है, और साथ ही साथ में वो एक काफी सेंसिटिव एरिया है, उसके लिए अलग डिपार्टमेंट बनाया गया है जो कि डिपार्टमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख अफेयर्स। And fourth is Department of Home, fifth is Department of Official Language, sixth is Department of States, जो ये स्टेट्स वगैरह। जो हमारा डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज है उसके अंदर भी तीन ब्यूरो है। एक तो है हमारा सेंट्रल ट्रांसलेशन ब्यूरो, सॉरी एक ब्यूरो है, एक इंस्टीट्यूट है और एक डायरेक्टोरेट है। सेंट्रल ट्रांसलेशन ब्यूरो, सेंट्रल हिंदी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, डायरेक्टोरेट ऑफ सेंसस ऑपरेशन। अब आती है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। ये एक कैबिनेट मिनिस्ट्री है जो कि लीगल अफेयर्स को देखती है, लेजिस्लेटिव एक्टिविटीज को देखती है, जस्टिस को देखती है। इसके अंदर 3 डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स, लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट एंड डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस। जो हमारा लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट है वो देखेगा मैनेजमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स। जो भी हमारे जितने भी लीगल अफेयर्स होंगे उनको जो मैनेज करेगा वो देखेगा ये डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट ऑफ लीगल सॉरी जो हमारा डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स है वो दिखेगा हमारा लेजिस्लेटिव एक्टिविटीज। जो हमारा लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट है वो दिखेगा लीगल अफेयर्स को मैनेजमेंट। और जो हमारा जस्टिस है वो लिखेगा एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस इन इंडिया। नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट बॉडी इज सेबी। जितनी हमारी स्टॉक मार्केट वगैरह होंगी वो लिखेगा ये वाला बोर्ड हमारा सेबी। ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर का, इसकी जो ओनरशिप है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के पास है। ये जो मिनिस्ट्री है ये 12 अप्रैल 1988 12 अप्रैल 1988 में एक एग्जीक्यूटिव बॉडी की तरह स्टैब्लिश हुई थी और इसको इसके स्टैट्यूटरी पावर 30 जनवरी 1992 एंड 30 जनवरी 1992 को सेबी एक्ट के द्वारा दे दी गई थी। आरबीआई आपको पता है ये हमारे जो इंडिया है उसकी सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बॉडी भी है क्योंकि ये इंडिया सेंट्रल बैंक है। इसके अंदर हमारे जितने भी इंडियन बैंक है ये उसका भी बैंक है, ये बैंक का भी बैंक है। आरबीआई साथ ही साथ बैंक को लोन भी देगा। हमारे जो भी अगर हमें डिफरेंट कंट्रीज के बीच में ट्रांजेक्शन करनी है यानी हमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है तो आरबीआई के बैंक जो भी होंगे जो आरबीआई के अंदर जो बैंक स्पेसिफाइड है फॉरेन ट्रांजेक्शन्स को डील करने के लिए उसके अंदर हमें अपना अकाउंट भी ओपन करवाना पड़ेगा। साथ ही साथ में कुछ हमारे जो जैसे गोल्ड वगैरह हो गए कुछ सिक्योरिटीज को भी ये मेंटेन करके रखता है। बैंक ना हो जाए, इंसॉल्वेंट ना हो जाए, लोगों का पैसा ना डूब जाए उसका भी ये ध्यान रखता है और हमारे गवर्नमेंट को लोन भी आरबीआई ही देता है। अब इसे पढ़ लेते हैं। इतना तो आपके उसमें भी लिखा हुआ भी ना मिलेगा, क्या लिखा हुआ भी नहीं मिलेगा। Indian Central Bank regulatory body responsible for regulation of Indian banking system under the ownership of Ministry of Finance। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर ये काम करता है और हमारा सेबी भी काम करता है।
एंड हमारा जो है बस ये दो काम करते हैं बुक के अकॉर्डिंग। ये इंडियन रुपए की कंट्रोल इशू और उसकी सप्लाई को मेंटेन करता है। ये साथ ही साथ में कंट्री के जो मेन पेमेंट सिस्टम है उसको भी मैनेज करेगा और एंड वर्क टू प्रमोट इट्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ताकि कंट्री हमारी जो जीडीपी है वो इंक्रीज हो प्रोडक्शन वाइज और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को भी प्रमोट करेगा। इसके दो प्रिंटिंग प्रेस है जो कि एक नासिक है और एक देवास सेंट्रल इंडिया में है। वो इंडियन करेंसी नोट्स को छापते हैं। इनको जो देखता है वो देखता है हमारा भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण BRBNM। ये इसका एक स्पेशलाइज्ड डिवीजन है। आरबीआई की बेसिकली 3 स्पेशलाइज्ड डिवीजन है जो कि तीन नहीं, कुछ में से कुछ 3 डिवीजन है, जिसमें एक डिवीजन है हमारा BBRNM, एक है हमारा NPCI और थर्ड है हमारा डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। ये 3 कुछ आरबीआई के स्पेशलाइज्ड डिविजन्स में से है। जो हमारा पहला है वो तो देखेगा हमारा यानी भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण। ये हमारा देखता है प्रिंटिंग ऑफ नोट्स। सेकंड हमारा देखता है पेमेंट की रेगुलेशन और सेटलमेंट सिस्टम। जैसे मान लीजिए एक है HDFC और एक है ICICI। HDFC को ICICI को 15,000 रुपीज देना है मान लेते हैं, और हमारा जो ICICI है उसे HDFC को 10,000 रुपीज देना है, तो उसको ये सेटल करेगा और HDFC को कहेगा कि आप ICICI को 5,000 रुपीज दो। तो ये है हमारा सेटलमेंट सिस्टम। और एक थर्ड है डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। ये हम जो डिपॉजिट करते हैं बैंक के अंदर उसकी जो इंश्योरेंस को देखता है कि वो हमारे जो डिपॉजिट्स है वो डूब न जाए। अगर ऐसा होने लगा कि हम जो डिपॉजिट्स कर रहे हैं उसके बाद हमें मिल ना पा रहे हो, वे बैंक डूब जाओ, तो इससे बैंक की जो रेपुटेशन है उसमें फर्क पड़ता है। तो इसलिए इसके एक स्पेशलाइज्ड डिवीजन है जो कि है डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। जो हमारी डिपॉजिट इंश्योरेंस है वो देखेगा कि हमारी जो हमारी डिपॉजिट्स है उनको इंश्योरेंस प्रोवाइड करेगा, और जो क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन है वो हमारे इंडिया बैंक्स को लोन प्रोवाइड करेगा सुटेबल टर्म्स पर, ताकि हमारे जो इंडियन बैंक है उनकी फंक्शनिंग चलती रहे, वे इंसॉल्वेंट ना हो जाए। अब बात है इंसॉल्वेंट की, तो उसके लिए भी एक बोर्ड है इंसॉल्वेंट बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स एंड इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज की तरह है। ये देखता है कि जब कोई भी एक मैन, कोई भी एक फर्म, कोई भी एक कंपनी, कोई भी एक पार्टनरशिप कुछ ये इंसॉल्वेंट हो जाती है तो उसके बाद कैसे करना है, कैसे जो उसकी कुछ एसेट्स बचे हैं उनसे कैसे क्लेम को सेटलमेंट करना है। एग्जाम्पल मान लीजिए एक राहुल है और एक श्याम है। राहुल ने श्याम से 5 लाख रुपीस लिए थे। अब राहुल हो जाता है इंसॉल्वेंट। अब श्याम को उसके पास कुछ अपना बचा हुआ है अभी भी एसेट्स, तो जो ये IBBI है इसके अंदर जितने जो ट्रिब्यूनल्स है वो देखेंगे, वो इसका जो क्लेम है श्याम का राहुल के पास उसका सेटलमेंट कराएंगे। जो कुछ एसेट्स बचे हुए हैं और जितना हिस्सा श्याम का है उसको वे कवर अप भी दे देंगे। एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये 1 अक्टूबर 2016 को एस्टैब्लिश हुई थी और इसको स्टैट्यूटरी पावर दे दिए गए थे। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड जो कि 5 में 2016 को दिया था। असल में 5 मई 2016 में एक कोड पास होता है लोकसभा में जो है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, और इसको इस्टेब्लिश भी 1 अक्टूबर को किया गया और उस दिन ही उसे स्टैट्यूटरी पावर दे दी गई इस कोड के तहत।
और जो ये हमारे इंडिविजुअल्स, कंपनीज, एलएलपीज और पार्टनरशिप को कवर करता है। और जो ये हमारा न्यू कोड है ये स्पीड अप करेगा रिजोल्यूशन प्रोसेस फॉर स्ट्रेस्ड एसेट्स इन द कंट्री। It attempt to simplify the process of insolvency bankruptcy proceeding। मान को इंसॉल्वेंट जो बैंकरप्ट होगा उसके बाद जो उसकी आगे जो प्रोसेस, आगे जो उसका प्रोसेस होगा, जो प्रोसीजर होगा, उसको ये सिंप्लीफाई करने का अटेम्प्ट करता है। इसके अंदर दो ट्रिब्यूनल्स है जो कि एनसीएलटी यानी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल एंड डेप्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल। इनके अंदर जितने भी जो लॉ होते हैं वो सेटलमेंट होते हैं। बस आपको इतनी ही मिनिस्ट्रीज पढ़नी थी। इन मिनिस्ट्रीज के बारे में ध्यान से पढ़ लीजिएगा क्योंकि इन मिनिस्ट्रीज से आपको शॉर्ट नोट्स भी लिखने को आ सकते हैं। आज हमने क्या पढ़ा, एक तो हमने पढ़ा एमसीए, सेबी, आरबीआई, आईबीबीआई, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। इनको आप एक बार अच्छे से रिवाइज भी कर लीजिएगा। अगर आपको लगता हो कि मैंने कहीं कुछ गलत बोला है, आपको ये लग रहा है कि कुछ इसमें शायद और कुछ मैंने गलत बोला, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा। कुछ आपको अपने सजेशंस देने हैं तो वो भी आप बता दीजिए कमेंट सेक्शन के अंदर। बाकी मैं इसकी लिंक जो है तो मैं एंड स्क्रीन में या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगी। सो थैंक यू। आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसको लाइक भी कर दीजिएगा। और कल हम देखेंगे हमारा जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को, यानी हमारा जो इंडियन जुडिशियल सिस्टम है उसको हम कल देखेंगे। सो थैंक यू, बाय बाय।